नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छी बढ़वार के लिए सोयाबीन की फसल में जरूरी कार्य। समय पर खरपतवार नियंत्रण कर ले फसलों से अधिक उपज। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल बुवाई के अनुसार बढ़वार की अलग अलग अवस्था लिए खेतों में खड़ी है, परंतु इस समय फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। तो वे कौन कौन से कार्य हैं और उन सब कार्यों को कब और किस तरह से करना है, इसकी समस्त जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विभाग शहडोल के विषय विशेषज्ञ प्रदीप कुमार राणा से। जो भी खरीफ की फसल लगी हुई है सोयाबीन की फसल की हम चर्चा करेंगे कि सभी लोगों ने सोयाबीन की बुवाई कर दी है और संभवतः सोयाबीन की जो फसल है हमारी 10 से 15 दिन की हो गई है। और अब आप देखते होंगे कि प्राय हमारी फसलों में, सोयाबीन की फसलों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और सकरी पत्ती वाले खरपतवार कहीं कहीं पे हो रहे होंगे। सोयाबीन में जो खरपतवार हैं, अगर उनका रोकथाम नहीं करते हैं या निंदाई गुड़ाई नहीं करते हैं, उसकी हानि ये होगी कि अनेक प्रकार के इंसेक्ट, जो कीट हैं, वो पनपेंगे और जो पौधा हमारा ग्रोथ करना चाहिए, यानी कि क्या होता है कि जो भी हमने फर्टिलाइज़र डाला है, रासायनिक उर्वरक डाले हैं या जैविक उर्वरक डाले हैं या कल्चर डाले हैं, तो उनके में प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। और जब प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि अपने जिस पौधे को भोजन मिलना चाहिए उसका भोजन कोई दूसरा पौधा भी लेने लगता है, जिससे कि खरपतवारों की वृद्धि ज़्यादा होती है। उसके लिए सभी किसान भाइयों को या तो निंदाई गुड़ाई करना चाहिए और निंदाई गुड़ाई करने के बाद में और यांत्रिक विधि जो होती है उसके द्वारा भी आपको खरपतवार नियंत्रण करना है, जिसमें वीडो चलाओ और डोरा के द्वारा या खुरपी या फावड़े की सहायता से गुड़ाई करना है कि पौधा अच्छा बनेगा। तभी आपको आगे चल के उसमें फलियाँ ज़्यादा लगेगी और कीट व्याधि जो रोग हैं वो भी कम लगेंगे। इसीलिए ये खरपतवार नियंत्रण की बात कही जाती है। किसान भाइयों, यदि आप खरीफ मौसम में लगाई गई सोयाबीन की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो इसके लिए फसल में जल प्रबंधन का तो ध्यान रखना ही है, साथ ही साथ कमजोर फसल की उचित बढ़वार के लिए घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग भी करना होगा, तभी आपको सोयाबीन की फसल से अच्छा लाभ मिलेगा।
अगर हम सोयाबीन में जल प्रबंध की बात करें तो क्या है, बरसात का खरीफ का सीज़न है, खरीफ की फसल है ये, प्राय पानी बारिश होती, लेकिन हमको जल प्रबंध ऐसा यानी कि ज़्यादा बारिश अगर भराव वाला क्षेत्र है और हमने सोयाबीन लगाया तो क्या है कि अगर वहाँ पे 24 घंटे के लिए भी पानी रुकता है तो हमारी फसल को नष्ट कर सकता है। ऐसी अवस्था में हमको जल निकासी की उचित पर्याप्त मात्रा में सुविधा करना पड़ेगा, देखरेख करना पड़ेगा। और कभी कभी स्थिति ये होती कि बीच में पानी बरसा और बीच में बिल्कुल लंबा स्पेल समय आया कि सूखा पड़ गया तो ऐसी दशा में हमको चाहे स्प्रिंकलर हो, चाहे आपके पास में जो भी फ्लड इरिगेशन हो, जिस टाइप से भी जो भी किसान की यथा उचित सुविधा है उसके अनुसार आप बढ़िया नमी बनाने के लिए सिंचाई करें, लेकिन सिंचाई इतनी ही मात्रा में करें जिससे कि भराव ना हो और हमारी फसल नष्ट ना हो। इन सब चीज़ों का हमको ध्यान देखते हुए और सही समय पे हमको जल निकास भी करना है, जल प्रबंध भी करना है। बात करते हैं सोयाबीन में पोषक प्रबंधन की। क्या होता है कि पोषक प्रबंधन भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी तक के तो हमने अपने खरपतवार की बात की, अब हमको पोषक प्रबंधन की हमने जो फर्टिलाइज़र दिया, जैसे कि हमने पोटास की पूरी मात्रा दी, स्पूर की पूरी मात्रा दी, अब उसके बाद में 25 से 30 दिन के अंतराल में जो हमारी सोयाबीन है निंदाई गुड़ाई के बाद में हमको NPK 19-19-19 का 1 किलोग्राम का छिड़काव 250 लीटर पानी में के साथ में घोल बना करके उसका प्रति एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर दीजिए, जिससे और छिड़काव ऐसा करना है कि हमारे पौधों में ऊपर से नीचे तक के यानी अच्छे तरीके से बिल्कुल तरबतर हो जाए। और एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है कि मौसम किस टाइप का है, मौसम खुला रहना चाहिए, नमी बनी रहना चाहिए आपकी ज़मीन में, तभी इनका छिड़काव करिए। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी फर्टिलाइज़र की भी गर्मी से हमारे पौधे नष्ट हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोयाबीन की फसल को सबसे अधिक नुकसान कीटों के प्रकोप से होता है। यदि आपने समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया तो सोयाबीन के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है, इसलिए आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण जरूर करें। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं सोयाबीन में फसल सुरक्षा की, क्योंकि क्या होता है कि हमने निंदाई गुड़ाई किया, उसके बाद में पोषक प्रबंधन किया, उसके बाद में तीसरी बात आती है फसल सुरक्षा की, कि अब यानी कि हमारे पौधे में इस अवस्था में क्या होता है कि अधिकतर यानी कि कीड़े लगते हैं। कभी कीड़े लग गए तो अधिकतर कीड़े क्या लगते हैं, चूसक कीड़े जैसे कि जैसिड एफिड हो गया, वाइट फ्लाई हो गया, जो सफ़ेद मक्खी के नाम से फेमस होती है, रस चूसते हैं और वो पौधों के बिल्कुल तने को बिल्कुल छेद कर देते हैं, पत्तियों को बिल्कुल चूस लेते हैं, बिल्कुल सिकुड़न हो जाती है। उसकी रोकथाम के लिए हमको क्या करना है कि इमिडाक्लोप्रिड जो दवा आती है 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमको छिड़काव करना है। अब दूसरी बात ये है कि इसके में एक चक्री इल्ली भ्रग टाइप की लगती है, जिसको हम गडर बीटल लगती है, जो गोल गोल होती है और वो बिल्कुल काटती है और छेद करती है बिल्कुल घुम्मा टाइप का बिल्कुल अंदर तने में, और वो जब करती है तो पौधा कट जाता है। उसका जो सामने का सिरा होता है कीट का वो थोड़ा नुकीला हो, आप देखोगे कि रिंग बनाते हुए वो अंदर घुसती है और पौधे को पूरा पोला कर देती है अंदर से। इमामेक्टिन बेंजोएट जो दवा है उसका 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमको छिड़काव करना है, और छिड़काव वही नमी रहे हमारे खेतों में तभी करना है, और ठंडे मौसम में और बारिश। और एक चीज़ ये देखना है कि बारिश तो नहीं हो रही, मौसम खुला हो, आसमान साफ हो, तभी इन सब चीज़ों का रासायनिक दवाओं का छिड़काव करें। प्रदेश के किसान भाई खरीफ फसलों की बुवाई में जुटे हैं, लेकिन इन फसलों में कई तरह के खरपतवार उगाते हैं, और यदि किसानों के द्वारा समय रहते इन खरपतवारों का नियंत्रण नहीं किया गया तो फसलों की अच्छी बढ़वार नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही ये खरपतवार कीट रोगों को फैलाने में भी सहायक होते हैं। तो आप इन खरपतवारों की रोकथाम किस प्रकार से करें, इसके बारे में समस्त जानकारी दे रही हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर शीला बारला।
खरपतवार प्रबंधन के वैसे तो 3 प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे कि निवारण करना, उन्मूलन एवं नियंत्रण। निवारण का मतलब हुआ कि उस जगह में, उस क्षेत्र में खरपतवार को आने ही नहीं देना, उसके बीज को आने ही नहीं देना। खरीफ फसल में समेकित खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार ऐसे अनचाहे पौधे हैं जो फसलों के साथ पानी, प्रकाश, पोषक तत्व और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करके अधिकांश भाग का उपयोग कर लेते हैं, जिसके फलस्वरूप फसल कमजोर हो जाती है। और दूसरी तरफ यह खरपतवार फसल में रोग कीटों को फैलाने का भी कार्य करते हैं, जिससे फसल की पैदावार में भारी गिरावट हो जाती है। इसके अलावा इन खरपतवारों के बीज फसलों की उपज में मिलकर इसकी गुणवत्ता को भी खराब कर देते हैं। किसान भाइयों, प्रश्न उठता है कि इन खरपतवारों का जमाव और फैलाव को किसान रोकने के लिए कौन कौन से उपायों को किस प्रकार से अपनाएं, जिससे खरपतवारों की समस्या से निजात पाकर फसल से अधिक उत्पादन ले सके, जो इस प्रकार से है। तो इसके लिए साफ बीजों का उपयोग करना जरूरी होता है, जिससे कि बीज के साथ में, फसल के बीज के साथ में जो खरपतवार के बीज ना उग पाए। साथ ही सड़ी हुई गोबर खाद का उपयोग करें या कंपोस्ट का प्रयोग करें। किसान भाई ध्यान दें कि अगर खरपतवार उग भी आए हैं तो फूल आने के पहले ही उनका नियंत्रण करें, क्योंकि फूल आने के बाद बीज भी आ जाते हैं और फिर उनका कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा जो उन्मूलन है, उसका अर्थ है उखाड़ फेंकना, लेकिन यह बहुत हद तक संभव नहीं हो पाता है किसानों के लिए। उपाय हैं जो कि हम खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। फिर दूसरा है कि कृषि भूमि में जहाँ जहाँ हम खेती करते हैं वहाँ पर यांत्रिक विधि से या फिर रासायनिक विधि या फिर निकाय गुड़ाई करके भी हम नियंत्रण कर सकते हैं, या फिर स्टेल विधि, जो ज़मीन में उनके बीज जमा हुए करके रहते हैं तो उनको पानी दिया जाता है, उनको पटवन करके उगने के लिए अवसर दिया जाता है। और जब खरपतवार के बीज अंकुर जाते हैं, उग जाते हैं, तो उनको जोताई करके या फिर रासायनिक दवा के द्वारा से उसका नाश कर दिया जाता है। तो ये उस जगह में 1 या 2 बार ऐसे करते हैं, जिससे कि जो खरपतवार के बीज होते हैं, जो ज़मीन में जो वीड सीड बैंक होता है, वो कम हो जाए और फसल जो वीड फ्री हो करके खरपतवार रहित फसल उपज सके। इस तरह का विधि अपना करके भी हम खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। खरीफ फसल में समेकित खरपतवार प्रबंधन। किसान भाइयों, प्रश्न उठता है कि इन खरपतवारों का जमाव और फैलाव को किसान रोकने के लिए कौन कौन से उपायों को किस प्रकार से अपनाएं, जिससे खरपतवारों की समस्या से निजात पाकर फसल से अधिक उत्पादन ले सके। रसायन विधि, मतलब हम रसायन कोई केमिकल का उपयोग करके नियंत्रण कर सकते हैं। हमें एक के साथ में दूसरी विधि को भी साथ में अपनाना चाहिए। इसे ही समेकित नियंत्रण बोला जाता है। मतलब एक विधि अपना रहे हैं, जैसे रसायन का उपयोग कर रहे हैं, तो उसके साथ में हम निकाई गुड़ाई भी करें। पंक्ति से पंक्ति के बीच का जो खरपतवार है वो साफ हो जाता है, लेकिन पौधों से पौधों के बीच का जो खरपतवार है वो क्लियर नहीं होता है, साफ नहीं होता है। तो उस स्थिति में फिर से जब हम अगर रसायन का उपयोग करते हैं तो रसायन पूरी तरह से खरपतवार को खत्म कर देता है। तो इस तरह से 2 तरह का विधि को अपनाना चाहिए। 3 तरह से रसायन का उपयोग करते हैं। एक तो खेत तैयार करने के बाद में बुआई से पहले जो लगाया जाता है, जो खरपतवारनाशी दिया जाता है, जैसे फ्लूक्लोरालिन या बासलिन है, लेकिन ज़्यादातर लोग उपयोग करते हैं उसको प्री इमर्जेंस के रूप में उपयोग करते हैं। प्री इमर्जेंस दवा में है पेंडिमेथिलिन, प्रेटिलाक्लोर, ब्यूटाक्लोर, ये सब प्री इमर्जेंस दवा है। इस प्री इमर्जेंस का मतलब होता है कि बुआई करने के बाद लेकिन अंकुरन से पहले ये 2 कोशिश करते हैं कि 0 से 3 दिन के अंदर, मतलब पौधा बोया गया उसके 3 दिन के अंदर में दवा का उपयोग करें। ब्यूटाक्लोर है, पेंडिमेथिलिन है, प्रेटिलाक्लोर है, ये सभी दवा को हम बुआई के बाद डालते हैं और 3 दिन के अंदर में डालते हैं। उसी तरह से फिर एक दवा है जिसको पोस्ट इमरजेंस बोलते हैं, यानी कि बुआई के बाद जब पौधे अंकुरित हो जाते हैं और खरपतवार भी बड़े हो जाते हैं, उस समय ये पोस्ट इमरजेंस वाला दवा डालते हैं, मैंने अंकुरन के बाद डालने वाली दवा है। इनमें है जैसे 2,4-D, लेकिन इसमें खरपतवारों के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। जो 2,4-D दवा है वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को मारती है।
हमको ये भी ध्यान देना चाहिए कि कौन वाला फसल में कौन सा दवा को डालना है, क्योंकि ये जो खरपतवारनाशी है उसका उपयोग बहुत स्किल से करना चाहिए। यदि हम डोज की मात्रा ज़्यादा डाल दे रहे हैं उससे भी हमारे फसलों को नुकसान होता है। तो ध्यान देना चाहिए कि कब हमको कौन सा दवा डालना है और कौन सा फसल में कौन सा दवा डालना है। जैसे मक्का में अट्राजिन दवा है, इसको बुआई के बाद भी डाल सकते हैं, यानी अंकुरन से पहले प्री इमरजेंस भी डाल सकते हैं या पोस्ट इमरजेंस 15 दिन बुआई के बाद भी। ये मक्का के लिए बहुत कारगर है, जो जिसका डोज है 750 से 1000 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। फिर एक धान में बहुत अच्छा एक हर्बिसाइड है या खरपतवारनाशी है जिसका नाम है बिस्पेरिबेक सोडियम। इसका भी बहुत थोड़ा मात्रा यानी कि 25 ग्राम प्रति एआई प्रति हेक्टेयर के दर से डालते हैं। तो ये धान में और मड़ुआ में भी बहुत अच्छा काम करता है, ये देखा गया है। फिर उसके बाद अगर प्री इमरजेंस डाले हैं तो 25-30 दिन में फिर एक हैंड वीडिंग या हाथ से निकाई गुड़ाई कर लें या यांत्रिक विधि से या जैसे व्हील हो है उस सब का उपयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण कर लें। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान देंगे तो इस तरह से आप अच्छे फसल का प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी उपज पा सकते हैं और ऐसा करने से आपको अच्छी आमदनी भी मिलेगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ के अधिकतर क्षेत्रों में मुख्यतः घने बादल छाए रहने के साथ साथ मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान हवा में 95% नमी रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में हवा कई दिशाओं से चलने की संभावना है और इसकी गति लगभग 3 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खुर्रा या कतार बोनी की गई धान की फसल की उम्र 18 से 20 दिन की हो जाने पर निंदा नियंत्रण के लिए बिस्पेरिबेक सोडियम सक्रिय तत्व 10% की 250 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से या फिनोक्साप्राप पी इथाइल सक्रिय तत्व 9.3% की 625 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। रोपा लगाते समय एक स्थान पर 2 से 3 पौधे की रोपाई करें। पौधे सदैव सीधे एवं 2 से 3 सेंटीमीटर गहरे लगावें। हरना जातियों के लिए कतारों और पौधों के बीच की दूरी 15 से 10 सेंटीमीटर और मध्यम देर से पकने वाली जातियों के लिए 20 से 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। सोयाबीन की बुआई के लिए बीज की मात्रा 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें। बीज को हमेशा पंक्तियों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बोना चाहिए। पौधे से पौधे का अंतर 7 से 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। सोयाबीन और अन्य दलहनी फसलों के बीजों की राइजोबियम कल्चर 5 ग्राम एवं पीएसबी 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर बुआई करें। अरहर के बीज की मात्रा 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। शीघ्र पकने वाली किस्मों में कतारों की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। अरहर की मध्यम अवधि वाली फसल को 90 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। मूंग और उड़द को कतार विधि से बोने के लिए 10 से 15 किलोग्राम और छिड़काव विधि से बोने के लिए 18 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। मिश्रित फसल के लिए 5 से 7 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। बीज उपचार ट्राइकोडर्मा 5 से 10 ग्राम, राइजोबियम कल्चर 5 से 10 ग्राम एवं पीएसबी कल्चर 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। मक्का की संकर प्रजातियां 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, संकुल प्रजातियां 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मक्का की मध्यम और देर से पकने वाले किस्मों को 75 से 25 सेंटीमीटर कतार से कतार और पौधे से पौधे की अंतरण में लगाना चाहिए। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। पशुओं को गीले और पानी भरे स्थानों पर न चराएं। नालियों की सफाई पर विशेष ध्यान दें। पशुओं को साफ पानी पिलाएं। 4 माह से अधिक उम्र की बकरियों को गोट प्लेग यानी PPR रोग से बचाव के लिए टीकाकरण करवाएं।
आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम भोजपुरा, जिला दुर्ग के कृषक मनीष यादव ने। ये पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मनीष यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मुंहपका खुरपका रोग, जिसे हम एफएमडी के नाम से भी जानते हैं, ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है। साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मुंहपका खुरपका रोग के प्रमुख लक्षणों की। तो इस रोग के आने पर पशु को तेज बुखार हो जाता है। बीमार पशु के मुंह मसूड़े जीभ के ऊपर नीचे ओठ के अंदर का भाग खुरों के बीच की जगह पर छोटे छोटे दाने से उभर आते हैं। फिर धीरे धीरे ये दाने आपस में मिलकर बड़ा छाला बनाते हैं। समय पाकर ये छाले फल जाते हैं और उनमें जख्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में पशु जुगाली करना बंद कर देता है। मुंह से तमाम लार गिरती है। पशु सुस्त पड़ जाते हैं। खुर में जख्म होने की वजह से पशु लंगड़ा कर चलता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़ मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है। पशु लंगड़ाने लगता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन एकदम गिर जाता है और पशु बहुत कमजोर होने लगते हैं। समय पाकर व इलाज होने पर ये छाले व जख्म भर जाते हैं, परंतु संकर पशुओं में ये रोग कभी कभी मौत का कारण भी बन जाता है। इस रोग के उपचार के लिए सबसे पहले रोगग्रस्त पशु के पैर को नीम एवं पीपल के छाले का काढ़ा बनाकर दिन में 2 से 3 बार धोना चाहिए। प्रभावित पैरों को फिनाइल युक्त पानी से दिन में 2 से 3 बार धोकर मक्खी को दूर रखने वाली मलहम का उपयोग करना चाहिए। मुंह के छाले को 1% फिटकरी अर्थात 1 ग्राम फिटकरी 10 मिलीलीटर पानी में घोलकर दिन में 3 बार धोना चाहिए। इस दौरान पशुओं को मुलायम और सुपाच्य भोज दिया जाना चाहिए। पशु चिकित्सक के परामर्श पर दवा देनी चाहिए। इस रोग से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशु को साफ एवं हवादार स्थान पर अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाली लार और पैर के घाव के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। पशु पालक भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इलाज से बेहतर बचाव होता है। इस सिद्धांत पर आप 6 माह से ऊपर के स्वस्थ पशुओं को मुंहपका खुरपका रोग के विरुद्ध टीकाकरण करवाना चाहिए, जिससे आपके पशुओं में ये बीमारी आए ही नहीं और आपका पशुपालन व्यवसाय अच्छी तरह से चलता रहे। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।